नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। आज की इस क्लास में बात करेंगे DRDO MTS सेप्टेम टीयर 1 एग्ज़ाम पेपर की। किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है और कैसे आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस हर जगह जाकर इसकी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जहां भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर आप लोग सब जगह पढ़ने के बाद अगर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए नहीं आते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बिना रिवीजन के सब कुछ बेकार है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को बेहतर बनाता है। कहते हैं ना आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस ही जो है यहाँ पर बेहतर बनाती है। हमारे प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता DRDO MTS का, तब तक पेपर मैं कराता रहूँगा, क्योंकि जब आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम हो और जब आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं उस एक दिन की तैयारी के लिए मैं लगातार डेली आपको रोज़ चार्जअप कर रहा हूँ, रोज़ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो जाइए, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब लोग मिलकर सपोर्ट करिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बच्चों में कई सारे जो हतोत्साहित हो रहे हैं, यहाँ पर लोग हिम्मत हार रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या जब ऐसे में क्या आप लोग हिम्मत हार के बैठ जाएंगे? डेट आगे बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि डेट आगे बढ़ गई है, तो अब तो जो हम काम कर रहे हैं वो अपना करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जब एग्ज़ाम होना होगा तो आपका हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। जितने भी आज हम आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर सही होना चाहिए। कम से कम इतनी तैयारी कीजिए कि डेली बेस पर जो भी आप लोग के साथ में यहाँ पर पेपर डिस्कस किया जा रहा है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही निकलने चाहिए। और जब यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में भी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। शुरुआत होगी रीजनिंग से, रीजनिंग के बाद होगी जनरल अवेयरनेस और फिर होगी मैथ्स। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो पहला क्वेश्चन आपका है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग से है। एक कागज़ को मोड़ा गया है और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया है। जब इसको ओपन करेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देगी, ये आपको बताना है। तो पहले पेपर को फोल्ड किया राउंड एंड राउंड, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 होल किए और एक ये कट लगाया। तो जब आप सभी लोग इस पेपर को ओपन करेंगे तो कैसा डिज़ाइन बन जाएगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 होल बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी बने हुए हैं, यहाँ भी बने हैं, यहाँ भी बने हैं। कोई वो नहीं बना है, इसमें नहीं बने हैं, ये तो गलत हो गया। लेकिन कट की बात करें, अगर ये कट मेरा इधर है तो मेरा ये कट इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, यानी कि बीच में मेरा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचा गया आपके पास केवल डी वाला। तो देखा, यहाँ पर सीधे बिना कुछ किए ही हमारा आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? अब आप लोग बताइए कि ये जो आपने देखा है, ये किस फिगर में पहले से इनबिल्ड है, पहले से इंक्लूड है, शामिल है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आइए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, जो 14 क्वेश्चन जो आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका डी वाला है, बिल्कुल राइट। ठीक है, कैसे? तो आइए आपको बता दें किस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो ये आपका देखिए इस तरीके से आकृति बन रही है आपकी, बिल्कुल जो जैसे पीछे आप लोगों ने देखी थी, और ये आपके डॉट बने हुए इधर उधर। तो ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपका डमरू टाइप से आकृति बन गई है, डम्बल टाइप वाली, और 2 ये आपके डॉट लग गए। ठीक है, बिल्कुल सेम इसकी फिगर की जैसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आपको 6 शब्द दे रखे हैं, इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले होता है क्या है, दिमाग लगाइए। सबसे पहले बीमारी हुई, जैसे कि किसी को बीमारी होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा? किसी को अगर बीमारी होती है वो डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर क्या करेगा? रोग की पहचान करेगा, पहले देखेगा आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको, आपके अंदर प्रॉब्लम है तो है क्या।
फिर प्रॉब्लम देखने के बाद फिर वो आपको करेगा, यहाँ से परामर्श देगा कि ये करना है वो करना है। उसके बाद आपको दवा भी दे देगा, और दवा जब आप लोग ले लेंगे, उसको खा लेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, रिकवर हो जाएंगे, स्वास्थ्य में आपका लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 4 6 2 3 1 5। समझ में आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करते रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा C1 4 6 2 3 1 5, यानी कि पहले बीमारी, फिर डॉक्टर, फिर रोग की पहचान, फिर परामर्श, फिर दवा, फिर स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम अनुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। चलिए बताइए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है AC ब्लैंक D ब्लैंक B ब्लैंक CB DD ब्लैंक A ब्लैंक VDDB। चलिए बताइए क्या है लॉजिक आपका इसमें लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सर, आपका क्या लॉजिक लग रहा है, बताइए। यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। C के बाद मेरा B आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर B लिख दिया, ठीक है ना। और डबल D आ रहा है मेरे यहाँ से, तो मैंने डबल D लिख दिया। फिर D के बाद B आ रहा है, तो D के बाद मैंने यहाँ पर B लिख दिया। ACB था मेरा, तो ACB हो गया। लॉजिक समझ में आया आपको। ACB डबल DB, ACB डबल DB, ACB डबल DB। तो लॉजिक मेरा ये है ACB और डबल DB। तो मेरा यहाँ से आ गया BDABC। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, BDABC। ठीक है ना। तो BDABC कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह जो है किसी प्रकार से एक समान है और एक हमारा जो है असमान है, ठीक है ना। तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए और क्या होगा आपका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले आप लोगों में से। ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखिए 17 क्वेश्चन का आंसर आएगा बी आएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों आएगा बी आएगा, कैसे बी आएगा, आपको बता दें। HNLJ को छोड़कर शेष सभी अक्षर समूह में एक एक वॉवेल है, स्वर है, लेकिन इसमें सारे हमारे व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपका U है, O है, E है, ये सब वॉवेल है, बट इसमें कोई वॉवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सीधी सी बात, हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला है, कई सारे आप लोगों में से लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो पहला आपको रखा है कुछ कार्य वाहन है, तो कुछ कुछ वाले को बोलते हैं आई बोलते हैं, और कोई वाहन जो है हमारा 4 पहिया नहीं है। अब ये कोई का मतलब सभी और नहीं, इसको बोलते हैं ई, और आई और ई हमारा मिलकर ओ बनाता है, ठीक है ना। तो वाहन से वाहन कट जाएगा, कुछ कारें 4 पहिया नहीं है। तो बिल्कुल सही, देखो कुछ कारें हमारे जो 4 पहिया वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या ये दे रखा है निष्कर्ष। देखिए पहला निष्कर्ष आपको दे रखा है कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। नहीं, मेरा यहाँ पर ई नहीं बनता है, ओ आता है, तो पहला गलत। सभी वाला तो कभी बन ही नहीं सकता। अब क्या ये तीसरा वाला बन सकता है, चेक कर लेते हैं। कुछ वाहन कारें हैं, देखिए हाँ, देखिए कुछ कारें वाहन है, ये आई है, और मैंने आपको बताया कि आई को आई में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कुछ कारें वाहन है तो कुछ वाहन कारें होंगी। चाहे बैंड डायग्राम देख लीजिए, चलिए मैं बैंड डायग्राम पे आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखा कुछ कारें वाहन हैं, तो कुछ वाहन भी तो कारें हैं इसमें ना, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा केवल तीसरा वाला, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, आप सभी को बता दें, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, पेरेंट्स, रिच पर्सन्स, फार्मर्स। आपको दिया गया माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। तो इसमें से आपका राइट क्या होगा, बताइए। देखिए माता पिता, एक किसान भी माता पिता हो सकता है, अमीर व्यक्ति भी माता पिता में से कोई हो सकता है, माता पिता तो माता पिता हैं।
तो ऐसा कोई डायग्राम देखिए जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन रूप में दे रखी हो। इसमें तीनों कॉमन हो नहीं पा रही है, ठीक है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर एक के अंदर एक दे रखा है, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो माता पिता हो वो किसान ही हो, कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, तो पूरी तरीके से भी नहीं हो सकता। तीनों चीज़ें टच हो रही हैं एक दूसरे से, तो ये है आपका पहला वाला। क्योंकि इसमें ये हिस्सा केवल एक हिस्सा ये आ रहा है, ये बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या देगा, इसको बताइए। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा या फिर दो क्वेश्चन आएंगे रिलेशनशिप के। ध्यान दीजिए, टी जो है क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। यहाँ पर दादा नाना है एक तरीके से मान लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश में तो बोल देते हैं ग्रैंडफादर, हिंदी में हो जाता दादा नाना बन जाता है, तो लेकिन इंग्लिश में आपको रखा ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो अब देखिए पी जो है वो क्यू के पिता हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जो पी लिखा यहाँ पर और क्यू लिखा नीचे, और हमारे पी पिता हो गए क्यू के, तो क्यू के पिता हो गए पी। आगे पढ़िए, और आर के दादा हैं, ठीक है ना। मतलब क्यू का जो भी लड़का लड़की जो भी होगा तो आर के दादा हैं, तो आर के हमारे दादा हो जाएंगे। हमने आर को बना लिया नीचे, जो भी हो ये आर के दादा हैं। आगे पढ़िए, आर जो एस का भाई है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जो हमारा एस का है भाई है। अब ये नहीं पता बहन हो भाई हो कोई ना हो, लेकिन ये भाई है पक्का, पता चल गया। आगे देखिए, एस की माता जो है वो टी है और टी का विवाह जो है बी से हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पर एस की माता जो है हमारे यहाँ से, ये कौन है, ये है टी है। अब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, तो इनकी माता कौन हो गई आप लोग की, टी हो गई, और इसकी शादी किससे हुई, बी से हुई है, तो ये मॉम हो गई और ये इनके डैड हो गए, ठीक है ना। अब आपको दिया गया टी जो है वो क्यू की बहन है तो क्यू की बहन कौन हो गई यहाँ पर, ये हो गई टी हो गई। ये दोनों बहनें बहनें हो गई, ये इनके पिता हो गए, ये इनके पिता होंगे, क्योंकि दोनों बहनें बहनें हैं। तो अब आप लोग बताइए कि टी जो है वो बी जो है, बी का पी से क्या संबंध होगा, तो बी पी का कौन होगा। अब ये दोनों बहनें बहनें, ये इनका पति है, तो आपकी पत्नी के जो पिताजी होंगे वो, और पिताजी के आप कौन होंगे उनके, तो उनके आप कौन होंगे यहाँ पर, दामाद होंगे, सन इन लॉ होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। तो आपकी पत्नी के जो पिता होंगे उनका रिलेशन आपसे क्या होगा, ठीक है ना, तो आप उनके कौन होंगे, दामाद होंगे। तो आपका सही जवाब होगा सन इन लॉ। तो वी का पी से क्या रिलेशन है, ये होगा सन इन लॉ। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया। किसी कुड भाषा में टेम्पल को लिखते हैं डी को ओ एल डी एस, तो वर्कशिप को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन ट्राई करेगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, कोशिश कीजिए। हाँ समझ में आ गया आपको ना। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है, पता है क्या, ये आपका डी से ई, के एल ओ पी एल एम डी ई एस टी, समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब उल्टा चल रहा है, उल्टा। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, पी रखा, पी ओ पी एच आई, ठीक है ना, और जी एच। तो देखिए आपका यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, पहले मेरा ओ आएगा फिर मेरा एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू, फिर एन, फिर बी। अब देख लीजिए आप लोग, ओ से मेरा पी आ जाएगा, एच आई, ठीक है ना, जी एच, ऐसे मेरा यहाँ से लॉजिक फॉलो होगा। तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित होंगी। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहले मैंने 7 में 6 जोड़ा, 7 6 13 हो गया, 13 और 8 21 हो जाएगा। मतलब पहले से सेकंड स्टेप पे आने के लिए 6 जोड़ेंगे, 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे, और सेकंड से थर्ड स्टेप पे पहुंचने के लिए 8 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 12 6 18, 18 और 8 8 16 26 नहीं बन रहा है, पहला गलत। 17 6 7 6 13 नहीं बन रहा है। 9 की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आप लोग का, ये भी आपका नहीं बन रहा है। लेकिन 2 और 6 8 और 8 8 16 ये बन गया। पहले 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा। तो अगर सर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए
तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, चलिए आप लोग बताइए। दायां मतलब होता है राइट, बायां मतलब लेफ्ट। अगर हम इसके राइट साइड में एक मिरर रख दें, ये रख दिया, तो कैसी आकृति दिखाई देगी। सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर जो लाइनिंग जा रही है ना, लाइनिंग यहाँ पर मेरा जो बनेगा ट्रायंगल उसमें लाइनिंग मेरी इस तरीके से जाएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये मेरी जो है नीचे की तरफ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर तो मेरा ऊपर जा रहा है, गलत। ये तो कभी तिरछे तरह जा रहा है, गलत। अब ये देखिए मेरा ये सही जा रहा है, लेकिन जो ये आकृति देखिए हमारा ये इस तरीके से बन रहा है ना, लेकिन ये उल्टा थोड़ी ना हो जाए, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा आपके पास, बी बचा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है सर बी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित हैं। तो 4 से आपको दिया गया 32। अगला स्टेप क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो आइए सर आपको समझाते हैं क्या करना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। देखिए 4 अट्ठे 32, 10 अट्ठे 8 अट्ठे 6 अट्ठे नहीं बन रहा है, ये लॉजिक तो गलत हो गया हमारा। एक लॉजिक और है मेरे पास, वो लॉजिक आप लोग समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4 का मैंने किया पहले स्क्वायर किया, और इधर मैंने क्या किया 4 का आधा किया, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 4 का मेरा आधा मेरा 2 आ जाएगा, और 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। तो मतलब क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद आधे से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, आधे से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि ये देखिए, इसको देखिए 6 का मैंने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के आधे से, तो 6 चंग 36, तियाँ 36 तियाँ 108 आ गया। समझ में आया आपको। तो क्या करना है, मैं पहले यहाँ पर स्क्वायर करना है, उसका आधा करना है। तो स्क्वायर वाले और आधे वाले को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और ये है बेशकीमती क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार जानदार। तो देखते हैं यहाँ पर कौन इस प्रश्न को, दमदार क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला है। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। दी गई आकृति में कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको बताना कितने त्रिभुज हैं। 18, 16, 14, 20। और इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमने आप लोग के साथ कई बार डिस्कस किया है। अगर आपको याद नहीं है, आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिया होगा तो 1 और 2, 2 और 1 जोड़ के 3 हो जाता है। अगर एक लाइन और खींच दी हमने यहाँ पर तो 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए यही तो हमारी शॉर्टकट ट्रिक है, सबसे शानदार वाली। तो देखिए आपको ये दिख रहा है ट्रायंगल इस तरीके से, एक ये और एक ये बन रहा है। तो 3 3 तो ये बन जाएंगे 3 3, ठीक है ना। तो 3 3 6 तो ये हो गया। इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप लोग, एक लाइन जा रही है ये और एक ये बन रहा है, तो 3 3 से बनेंगे, तो 6 6 12 तो ये हो गए। तो 12 तो सर मेरा ये बन गए 12, ठीक है। 13 14 15 16 सिंगल वाले हो गए, 16 बन गए। एक ट्रायंगल आपका और बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है बिना ट्रिक से, ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो 16 और 2 18 हो जाएगा। अगर आपको 18 से ज़्यादा कहीं मिल जाए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं, जो आपका DRDO बोर्ड है, पहले इसने जो है इसका 16 उत्तर माना था, लेकिन इसका आंसर 16 नहीं होगा, इसका आंसर 18 है। क्योंकि इस ट्रायंगल को वो लोग देखना भूल गए थे, बाद में उन्होंने बताया कि ये 2 ट्रायंगल आपके और भी हैं। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से 18। चलिए अब शुरुआत करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो सभी लोगों से यहाँ पर मैथ भी हो जा रही है, रीजनिंग भी हो जा रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जनरल अवेयरनेस में आ रही है। तो अब इसमें ऐसा क्या पढ़ा जाए ताकि हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो उसके लिए देखिए डेली बेस पे हम आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आपके पढ़े हुए क्वेश्चन मिल जाए। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। हम वही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। शार्क की पहली महिला सचिव कौन थी, महासचिव, ये आप लोग बताइए। तो आइए सर आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा, फ़तिमठ ध्याना सईद, ठीक है। तो शार्क वाला टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे ये भी हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया वो तो पढ़िएगा। अगर आप हमारे पढ़ाए गए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर इनसे रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो आपसे अच्छा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। सिलेक्शन आपका बिल्कुल 101% श्योर हो जाएगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का जो है अग्रदूत था? ठीक है ना, तो अब आपको बताना यहाँ पर कि इंटरनेट का अग्रदूत कौन था, ये आप लोग बताइए। 39 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ARPANET। क्या नाम है इसका? ARPANET। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट फॉर नेटवर्क। तो एरपा की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। ये हमारा जो था पहला फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है ना, और बाद में ये दोनों हमारी जो प्रौद्योगिकियाँ इंटरनेट की नींव बन गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट। 1, 2 या 3, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पोर्ट के भी आएंगे। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 जो है किस टीम ने जीता? तो आइए आपको बता दें, सही जवाब क्या होगा? विदर्भ हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से विदर्भ आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो आइए आपको बताते हैं। 41 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए जितने भी रिजर्व पार्क हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जो नेशनल पार्क हैं, रिजर्व पार्क हैं, इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मैं आपको बता दूं 41 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में वर्ष 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और नीलगिरी की अगर हम बात करें, ये जो है हमारा रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2012 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज मिला था। सही जवाब होगा आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आइए आपको बता दें, चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? ONGC, BHEL, CIL या फिर होगा आपका OIL। 44 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, भेल। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियां हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रहेगा। 4 तो आती हैं भारत सरकार ने, 4 सार्वजनिक कंपनी जिसमें आपका NTPC, आपका IOCL, आपका सेल, IOCL, इनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। 5वीं महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसको 2011 में दर्जा दिया गया। भेल और गेल को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा फरवरी 2013 में मिला, जबकि 2017 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब होगा भेल। ध्यान रहेगा, तो भेल और गेल ये दोनों कंपनी बनी थी, महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था फरवरी 2013 में। तो मैंने आज सारी कंपनियां बता दी हैं, 8 की 8, इनको कब कब बनाया गया, ठीक है ना, और किस किस के अंतर्गत हैं, क्या इनकी फुल फॉर्म है। एक बार मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नाम आता है इसमें यहाँ पर NTPC का यहाँ पर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। IOCL का हो जाएगा आपका यहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस निगम। सेल का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। CIL कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, तो बस ये सारी पढ़ लीजिएगा आप लोग। BPCL ये आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था? चलिए आप लोग बताइए। सही जवाब होगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा चू फाट। ठीक है ना? तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? शू फाट। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है? ठीक है, 47 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा यहाँ से आपका ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बी, एथाइल एसीटेट, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम क्या है? दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। IATA मतलब आपको दिया गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और इसका नाम क्या था आपको बता दें, स्पाइस जेट। क्या नाम था? स्पाइस जेट। भारतीय संविधान में रेसिडुअल पावर का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा, ठीक है। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग को बताना है कि मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया? तो आपका सही जवाब होगा मिजोरम। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये तो थे आप लोग के यहाँ पर जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम बात करेंगे गणित की, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं गणित बहुत आसान है और उनके सारे क्वेश्चन मैथ में सही होते हैं, उनको तो जीके में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिनको जीके में प्रॉब्लम नहीं आती है वो लोग कहते हैं कि उनकी मैथ वीक है, उनको मैथ समझ में नहीं आती है। कैसे सीखें, क्या करें, क्या ना करें, तो आइए आपको बताते हैं। मैथ्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और ये एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन में आप लोग जो है माहिर हो पाएंगे। किस क्वेश्चन को कैसे लगाना, ये चीज़ आप तभी सीख पाएंगे जब कम से कम एक ही टाइप के कम से कम क्वेश्चन को 10 से 15 बार लगाएंगे, तब वो चीज़ आपको जो है बिल्कुल दिमाग में आपके बस जाएगी। कैसे क्वेश्चन को लगाना है, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए आप लोग डेली बेस पे हमारी क्लासेस देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटम एप्टीट्यूड। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको बताइए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये हमारे सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 100, DEF का क्षेत्रफल है 49। यदि ABC का जो अल्टीट्यूड है शीर्षलंब 5 है, तो DEF का शीर्षलंब क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। ठीक है ना? तो ABC का तो आपको लंब दे रखा है, शीर्षलंब 5 रखा है, ये हमें निकालना कितना होगा, x हो गया। क्षेत्रफल मुझे मालूम है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 100 है और इसका है 49 है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ABC का क्षेत्रफल बटे होता है यहाँ पर DEF का क्षेत्रफल, बराबर होता है भुजा स्क्वायर हो या शीर्षलंब हो तो 5/x का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मैंने हटा दिया, रूट चढ़ाया। 100 का मेरा हो जाएगा 10, 49 का हो जाएगा 7, 5 दूनी 10, x दूनी 10, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 7/2। तो x का मान मेरा आ जाएगा 7/2, 2 3 6, 2 5 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 3.5। ओके, तो यहाँ से मेरा जो शीर्षलंब होगा ये कितना होगा हमारे यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ थीटा जो है आपका लेस देन दे रखा है 0 एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 से आप लोग का जो बड़ा है ग्रेटर देन है और 90 का लेस देन है। एंड आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा का इन्वर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको मैं बता दूं, समझा दूं। देखिए हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करा दूं अंदर वाले को तो मेरा कितना हो जाएगा 3। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर मेरा कॉस स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस का इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, तो 3 और 1 4, तो मेरा आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना?
अब कॉट क्या होता है मेरे यहाँ से, इसको मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पर, क्यों? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और मेरा यहाँ पर साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 मेरा इधर आ जाएगा, तो मेरा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो ये इतना बड़ा लिखा था, इसको मैंने सॉल्व करके इतना कर लिया, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ाया, √3 तो बन गया ये और नीचे 2 आ गया, साइन थीटा आ गया √3/2। तो अब देखिए सर हमारा साइन थीटा बराबर आ गया √3/2, ये होता है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान, साइन 60 बराबर √3/2। तो थीटा का मान हो गया मेरा यहाँ से 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिख लिया प्लस, साइन 60 वाली होती है √3/2 होती है, इस पर इन्वर्स लगाओ, 2 एकम 2, तो 2 प्लस √3/2 ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इन्वर्स है, इसको जब अपॉन में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरा जाएगा 2/2 प्लस का √3 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा है। लेकिन ये एक चीज़ कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट से जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 - √3 से, और इसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये तो मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, नीचे की वैल्यू हो जाएगी a + b a - b, तो मेरा ये तो हो जाएगा 4 में से 3 का 1 बचेगा, और ऊपर बचेगा 2 ब्रैकेट में 2 - √3। तो आपका सही जवाब होगा 2 √3, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया 2p/1p², तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, आइए आपको समझाते हैं। तो एक मैंने ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया इस तरीके से, देख लीजिए आप लोग। कॉस होता है हमारे यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार दे रखा है 2p और कर्ण दे रखा है 1/p², तो ये कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। ये 1 + p² तुम्हारा ये हो जाएगा 1 - का p² हो जाएगा, सिंपल सी बात है, साफ साफ नहीं हुआ, 1 - p² हो जाएगा, तो 1 + p², 1 - p² का होल स्क्वायर, तो 2p बचेगा आपका। तो अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है सर लंब बटे आधार, लंब दे रखा है 1 - p², आधार दे रखा है 2p, तो मेरा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। यदि 8 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y की वैल्यू क्या होगी। चलिए 72 का मतलब होता है 8 निम 72, वो संख्या मेरी 8 से भी डिवाइड हो, वो संख्या मेरी 9 से भी डिवाइड हो। 8 से कोई संख्या डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएं, तो 3 1 यहाँ पर क्या लिखें कि वो 8 से कट जाए, 8 चौक 32, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 25 26 27 28 29 30 31, 7 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 निम 72 कट जाएगा, तो यानी कि y का मान मेरा 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से भी काटना, 72 क्या होता है, 8 निम 72 होता है, तो 7 8 9 x 5 3 1 2, अब जोड़ लीजिए आप लोग सबको, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 1 8 28, 29 30 5 35 प्लस x आ जाएगा। ओके, तो 35 प्लस x को 9 से डिवाइड करने के लिए क्या आना चाहिए, x का मान 9 चौक 36। तो देखिए आपको यहाँ पर बता दें, x बराबर मेरा 1 आई तो कट जाएगा, तो मेरा x का मान 1 आ गया, और y का तो मैंने पहले निकाला 2 आ गया, इसकी वैल्यू बतानी है, 5 एकम 5 3 दूनी 6, सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर आपका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाएंगे तो। चलिए, तो 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज हमारा 1623 रुपये बनता है। जब ब्याज हमारा वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन बी, मैं ऑप्शन से लगाऊंगा। 6000 दे रखा है, 10% है, 2.5 साल दे रखे हैं, यानी कि 1 साल,
2 साल और एक आ जाएगा आधा साल। 6,000 का 10% 600 रुपये, 600 रुपये और आधा परसेंट 5% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 6,000 का 10% हो जाएगा हमारे यहाँ से 60 और 600 600 1200 का हमारा हो जाएगा 5% कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें 5% चाहिए। अब 60 का 5% 6 पंजे 30, 3 आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए। क्या ब्याज मेरा 1623 आ रहा है? 6 6 12 3 15, 1500 और ये हो जाएगा 60 60 120 3 123, 1500 और 123, 1500 और 123 देखिए कितना आ रहा है, 3 2 6 और 1। बिल्कुल सही है, 1623 आ गया। तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मेथड से लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बाय ऑप्शन लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका चंद सेकंडों में लग जाएगा। अब घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 32 24 48। घनाभ का आयतन कितना होगा ये आप सभी को बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। हमें पता होता है घनाभ का जो लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी दे रखा है यहाँ से 32, नंबर 1 इक्वेशन। और B इंटू एच दे रखा है हमें यहाँ से 24, नंबर 2 इक्वेशन। और तीसरा दे रखा है हमें यहाँ से H इंटू एल, ये दे रखा है 48। तो LB BH HL मतलब हो जाएगा हमारा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 24 और 48 की। तो 32 इंटू 24 इंटू 48 की मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आ जाएगा, तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हमें दे रखा है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हमारा आगे 32 इंटू 24 इंटू 48। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो देखिए आपको बता दें यहाँ से क्या हो जाएगा, LBH आ जाएगा अंडर रूट में 16 इंटू, ठीक है ना, 48 इंटू 48। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो 32 था ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 24 दूनी 48 48, 16 का आ जाएगा 4 बार, 48 का आ जाएगा 48, 4 अट्ठे 32, 4 चक 16, 17 18 19। मेरा सही जवाब होगा 192 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा ऑप्शन ए, बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में भुजाएं आपको दे रखे हैं AB तथा AC। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। त्रिभुज ABC में भुजाएं आपको दे रखे हैं AB तथा AC, इनको क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया। अब देखिए एंगल PVC और एंगल QCV इनके अर्धक बिंदु हैं R पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर एंगल R बराबर मेरा जो है 66 डिग्री है, तब एंगल A का मान कितना होगा ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आप लोग को बता दें। तो ये मेरा एक ABC ट्रायंगल है। अगर मैं इसको यहाँ तक बढ़ाता हूँ, यहाँ तक बढ़ाता हूँ, तो ये मेरे देख सकते हैं आप लोग कि ये है हमारे समद्विभाजक जो बाहरी बिंदु पर काटते हैं, यही आपको दिया गया है। तो ये जो हमारा अर्धक बिंदु जो है R पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर मेरा ये 66 हो गया है, ये कितना होगा, मेरी एक थ्योरम होती है, अगर ये हमारे जो है समद्विभाजित करते हैं हमारे यहाँ से, तो इसकी थ्योरम होती है 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है ना, तो ये आपको दे रखा है 66। तो वही चीज़ देखिए इसमें अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा BRC बराबर होता है 90 माइनस एंगल A/2। अब हमें A/2 A निकालना है, ये हमें दे रखा है 66। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 66 को इधर ले जाएंगे, तो 90 में से 66 को माइनस कर लीजिए आप लोग। तो कितना बचेगा आप लोग का 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 24 दूनी 48। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल A का मान हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। यही हमारा है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 48 डिग्री, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। A की आय B की तुलना में 25% ज़्यादा है, C की आय A और B की कुल आय का 65% से कम है। तो C की आय A की आय से कितना % कम होगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है ना, तो चलिए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। आइए आपको बताते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या दे रखा है, समझिए, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि A की जो आय है, 1 मिनट प्लीज़, A की जो आय है B से 25% ज़्यादा है। अगर B मेरा 100 हो जाएगा, B की तुलना में 25% ज़्यादा किसकी, A की हो गई।
125, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो ए अपॉन बी हो जाएगा 5/4। तो ए अपॉन बी मेरा आ गया 5/4 आ गया। अब आगे देखिए, सी की जो आय है ए और बी की तुलना में इनकी कुल आय से 65% कम है। अगर ये मेरी 100 होगी तो इससे 65% कम कितना हो जाएगा? 5 5 10 6 3 35 हो जाएगी। अगर ए और बी हमारा 100 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। अब ए और बी 5 और 4 मेरा 9 आ जाएगा। मैं यहाँ पर 9 पुट कर दूँ, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 7 63/20, ठीक है ना। तो सी बराबर मेरा आ जाएगा 63/20। बस देखिए, ए बटे बी था हमारे यहाँ से 5/4, सी है 63/20। अब मैं एक रेशियो निकाल, जैसे कि मैंने लिखा ए है 5, बी है 4 और सी है 63/20। 20 की मल्टीप्लाई इससे भी करा तो इससे भी करा ताकि हट जाए। तो मैंने दोस्तों क्या करा, तीनों तरफ मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दी। 20 पंजे 100, देखते रहिएगा। 20 चौक 80, 20 से कम 20 कट जाएगा, 63 बचा। 100 80 63, 100 80 63। अब आपको क्या बताना है, जो सी की जो आय है, सी की आय ए से कितना कम है। अगर मेरी ए 100 है, ये 63, तो कम कितना है यहाँ पर? 7 3 10 7 और 6 3 9 और 1 10 37। कितना कम है? 37% कम है। देखा आप लोगों ने कितना कम है? 37 कम है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। 12 28 21 और 45 में x जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमारी समानुपात में होती हैं, तो x + 3 और 4x + 1 का माध्य समानुपात क्या होगा? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद हम लोग इसका मध्य समानुपात निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है, आपको दे रखा है जैसे कि 12 28 21 45। अगर x इनमें दोनों में जोड़ देते हैं तो हमारा ये क्या होता है, समानुपात हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो 12 45 मल्टीप्लाई कर लिए 12 45 से, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 45 हो गया। और फिर देखिए मैंने क्या किया, 12x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारा आ जाएगा 12x, फिर हमारा दे रखा है 45 + x², ठीक है ना। तो इस वाले x² से ये x² हमारा इधर वाला कट जाएगा। इधर मेरा आ जाएगा यहाँ से 12 × 45 + 12 45 49। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सीधे सब कुछ कैलकुलेट करा, सॉल्व कर लिया। मेरा x का मान 6 आ गया। अब x का मान 6 आ गया तो मुझे निकालना इन दोनों का मध्य समानुपात क्या होता है, √ में AC होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या रखा है, 6 रखा, 6 3 9, 6 चौक 24 25, 9 का आ जाएगा 3, 25 का 5, तो हमारा मध्य समानुपात आ जाएगा 15। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 15 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप किसके बराबर होगा, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। आप सभी लोग ट्राई कीजिए और बताइए कि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, देखिए अब हमें यहाँ पर दे रखा है क्षेत्रफल त्रिभुज का 15। ओके, हमें निकालना है परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, s का डबल हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, r बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से s बराबर मेरा हो जाएगा 15/3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो 15 क्या क्षेत्रफल है, त्रिज्या में दे रखी 3, तो s बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। s मेरा क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, सॉरी s मेरा जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जिसकी वैल्यू होती है a + b + c का आधा। तो त्रिभुज का अगर हम बात करें यहाँ पर परिमाप की तो कितना हो जाएगा, 2 × s हो जाएगा। अब s मेरा 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 5 × 10 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा त्रिभुज का, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेहद ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको दिया गया sec θ - tan θ बराबर p है, तो cos sec θ की वैल्यू क्या होगी आप सभी को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा फॉर्मूला एक होता है sec² θ - tan² θ बराबर होता है 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1। अब a माइनस बी आपको दे रखा है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये दे रखा है आपको p दे रखा है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 1/p हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1/p हो जाएगी। अब ये हमारा b माइनस का प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा, सेक सेक हो जाएगा, 2a आ जाएगा, मतलब 2 सेक थीटा है, इसको मैंने लिखा है a मान लिया। बराबर आपको अगर इसको करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, इसको भी देखिए, इसको आप लोग जोड़ देंगे p प्लस 1/p। तो यहाँ से आपको हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1 में p, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1 में 2p। हमें क्या बताना है, कॉसेक थीटा बताना है, ठीक है ना। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक की वैल्यू हमारी ये आ गई है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब मैंने ट्रायंगल बना लिया, पी स्क्वायर प्लस 1 ये होता है हमारा कर्ण हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और हमारा आधार दे रखा है यहाँ पर 2p दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक देखना ना कॉसेक, तो कॉसेक में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर होगा, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो अगर आपको आज की क्लास के आज हमारे क्वेश्चन पसंद आए, इंपॉर्टेंट लगे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अगर आपको आज की इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।